वेंसडे के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वेंसडे को जेवियर के राक्षस होने पर पूरा यकीन हो गया था और उसने शेरिफ द्वारा जेवियर के खून और राक्षस के दांत को डीएनए जांच के लिए भेज दिया था। उसी रात जंगल में राक्षस की छानबीन करने गए यूजीन पर राक्षस ने हमला कर उसे मौत के कगार पे छोड़ दिया था। अगर आपने इस सीरीज के पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आपको काफी मजा आएगा। आइए अब देखते हैं इस सीरीज का अगला एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में वेंसडे के हाथों में उसके पिता गोमेज की अरेस्ट रिपोर्ट होती है। 32 साल पहले गोमेज पर एक खून का मुकदमा चला था, ये उसी की रिपोर्ट थी। वेंसडे को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पिता जैसा भोला इंसान किसी का खून भी कर सकता है। इसके बाद सीधे 32 साल पहले का समय दिखाया जाता है। वो रेवन पार्टी की रात थी। जवान प्रिंसिपल विम्स पार्टी से अपने हॉस्टल वापस जा रही थी, तभी अचानक ऊपर से एक लड़का धम से उसके सामने आकर गिर जाता है। ये गैरेट गेट्स नाम का एक नॉर्मल इंसानी लड़का था। जब वो ऊपर देखती है तो उसे गोमेज हाथों में तलवार लिए खड़ा दिखाई देता है। प्रिंसिपल पुलिस को बताती है कि ये सब वेंसडे की माँ मोर्टिशिया की वजह से हुआ है। गैरेट और गोमेज में उसको लेकर ही झगड़ा चल रहा था। प्रिंसिपल का बयान लेकर पुलिस गोमेज को पकड़कर ले जाती है। इसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। गोमेज और मोर्टिशिया नेवोमोर स्कूल में पेरेंट्स मीट अटेंड करने आए थे। प्रिंसिपल सभी पेरेंट्स को संबोधित करते हुए यूजीन की तबीयत के बारे में बताती है। वो उनसे कहती है कि यूजीन की हालत में अभी सुधार है। हालांकि ये एक झूठ था और यूजीन अभी भी कोमा में ही था। प्रिंसिपल सच बताकर स्कूल का नाम खराब नहीं होने देना चाहती थी। वेंसडे और इनिड दोनों अपने अपने पेरेंट्स के स्कूल आने से कुछ खास खुश नहीं थे। वेंसडे अपने पेरेंट्स को थिंक के बारे में बताते हुए कहती है कि उसने उनके जाने के कुछ ही दिनों के बाद थिंक को पकड़ लिया था। गोमेज डरते हुए उससे पूछता है कि थिंक की उंगलियां तो सही सलामत है ना। वेंसडे उन्हें बताती है कि अभी तक तो उसने थिंक की उंगलियों को कोई हानि नहीं पहुंचाई है। मोर्टिशिया वेंसडे से इतने दिनों में स्कूल में क्या क्या हुआ ये पूछती है। वेंसडे उन्हें बताती है कि नेवरमोर में आने के बाद उस पर कई बार जानलेवा हमले हुए हैं और इसी वजह से उसे ये जगह काफी पसंद आई है। ये बात सुनते ही मोर्टिशिया और गोमेज को भी बहुत खुशी होती है। दूसरी ओर इनिड अपनी माँ से मिलने उसके पास जाती है। इनिड की माँ काफी कठोर स्वभाव की है। वो इनिड से मिलते ही सबसे पहले एक ही सवाल पूछती है कि क्या वो पूरी तरह से वेयरवुल्फ बन गई है। इनिड के ना कहते ही वो इनिड को फैमिली में मौजूद सबसे बड़ी निराशा कहती है। बियांका और जेवियर के माँ बाप पेरेंट्स मीट के लिए नहीं आए थे। उनके पेरेंट्स ने आज तक कभी भी पेरेंट्स मीट में हिस्सा नहीं लिया था। जेवियर बियांका के पास जाता है और रेवन पार्टी के दिन उसका दिल दुखाने के लिए माफी मांगता है। दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी बियांका की माँ वहाँ आती है। अपनी माँ को देखकर बियांका चौंक जाती है। बियांका की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। दूसरी ओर वेंसडे अपने पूरे परिवार के साथ प्रिंसिपल के कैबिन में मौजूद थी। मोर्टिशिया, गोमेज और प्रिंसिपल उनके पुराने दिनों को याद कर रहे थे। मोर्टिशिया पुरानी ईयरबुक देख रही थी जिसमें नेवरमोर से पढ़े सभी आउटकास्ट्स के बारे में जानकारी लिखी थी, लेकिन ईयरबुक में अपना नाम ना देखकर मोर्टिशिया को आश्चर्य होता है। प्रिंसिपल भी ऐसे रिएक्ट करती है जैसे उसे इस बारे में कुछ पता ही ना हो। हालांकि प्रिंसिपल ने ही वो पन्ना ईयरबुक से फाड़ कर जला दिया था। इसके बाद प्रिंसिपल वेंसडे के थेरेपी सेशन के बारे में बताना शुरू करती है। वो बताती है कि वेंसडे अभी तक साइकेट्रिस्ट से पूरी तरह घुल मिल नहीं पाई है, इसलिए प्रिंसिपल मोर्टिशिया और गोमेज को साइकेट्रिस्ट के पास एक फैमिली सेशन अटेंड करने के लिए कहती है। वेंसडे तो सेशन के लिए मना करती है, लेकिन अपनी बेटी के भले के लिए मोर्टिशिया और गोमेज सेशन के लिए मान जाते हैं। वेंसडे और उसका परिवार साइकेट्रिस्ट से मिलने जा ही रहे होते हैं कि तभी सामने रेस्टोरेंट में बैठे शेरिफ की नजर गोमेज पर पड़ती है। गोमेज को देखते ही शेरिफ गुस्से से आग बबूला हो जाता है। अपने पिता को गुस्से में देखकर टाइलर उसे क्या हुआ पूछता है। शेरिफ गोमेज की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि एक खूनी उसके सामने आजाद घूम रहा है और फिर भी वो कुछ नहीं कर पा रहा है। साइकेट्रिस्ट के कैबिन में साइकेट्रिस्ट थेरेपी सेशन शुरू करती है, लेकिन उसको बीच में ही रोकते हुए वेंसडे अपने पिता गोमेज से गैरेट गेट्स के मर्डर केस के बारे में पूछती है। इस केस में गोमेज ही प्राइम सस्पेक्ट था। गैरेट गेट्स का नाम सुनते ही मोर्टिशिया और गोमेज के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगती है। मोर्टिशिया उसकी बात का जवाब देते हुए कहती है कि वो एक झूठा केस था जिससे गोमेज को बाइज्जत बरी किया गया था, जिस पर वेंसडे कहती है कि शेरिफ तो इस बात से इनकार करता है। मोर्टिशिया वेंसडे को चुप रहने के लिए कहती है और वहां से चली जाती है। इस तरह से सेशन एक और पहेली खोलकर खत्म होता है। अगले सीन में बियांका अपनी माँ के साथ रेस्टोरेंट में बैठी होती है। बियांका अपनी माँ से पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रही है। देखकर पता चल रहा था कि वो अपनी माँ को यहाँ देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसकी माँ मॉर्निंग स्टार नामक फाउंडेशन चलाती है। ये फाउंडेशन लोगों को सही तरीके से जीवन जीना सिखाने का काम करती है। हालांकि ये सिर्फ अधूरा सच है। दरअसल बियांका की माँ, जो खुद भी एक साइरन है, इस फाउंडेशन की आड़ में अमीर लोगों को अपने वश में कर उनसे पैसे लूटने का काम करती है।
बियांका अपने माँ की इन हरकतों से तंग आकर उन्हें छोड़कर नेवरमोर आई थी। उम्र के साथ साथ बियांका के माँ की सायरन शक्ति कमजोर हो गई थी और इसी वजह से उसकी माँ उसे उसके साथ चलने के लिए कहती है, जिस पर बियांका उसे साथ चलने के लिए साफ मना कर देती है। तब उसकी माँ उसे धमकाते हुए कहती है कि अगर वो उसके साथ नहीं आई तो वो सबको बता देगी कि बियांका ने नेवरमोर में एडमिशन पाने के लिए सायरन शक्ति का इस्तेमाल किया है। बियांका की माँ उसे एक हफ्ते में अपना सारा सामान समेटकर उसके साथ चलने के लिए कहती है। वेंसडे यूजीन को देखने अस्पताल जाती है। वो यूजीन के लिए खुद छत्ते से शहद निकाल कर लाई थी। तभी वहाँ दो औरतें आती हैं। वे दोनों यूजीन की पेरेंट्स थी। यूजीन के पेरेंट्स वेंसडे की तारीफ करते हुए कहते हैं कि यूजीन उसे अपनी सबसे अच्छी दोस्त मानता था और हमेशा उसकी तारीफ करता था। ये सुनने के बाद वेंसडे भावुक होकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर शेरिफ को पता चलता है कि फॉरेंसिक लैब के डॉक्टर ने खुदकुशी कर ली है। हवलदार शेरिफ को बताती है कि सीसीटीवी कैमरे पर किसी ने काले रंग का बबल गम लगा कर रखा है। इस वजह से यहाँ क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन वहाँ पर पुलिस को डॉक्टर का सुसाइड नोट मिलता है। हवलदार शेरिफ को सुसाइड नोट पढ़कर सुनाती है। उसमें लिखा होता है कि डॉक्टर ने कुछ सालों पहले एक केस में झूठी रिपोर्ट बनाई थी और इसी बात के अफसोस में उसने खुदकुशी की है। वो गैरेट गेट्स की मौत का केस था, वही केस जिसमें गोमेज प्राइम सस्पेक्ट था और डॉक्टर की रिपोर्ट के कारण ही वो उस केस से बाइज्जत बरी हुआ था। ये सुनते ही शेरिफ खुशी से उछल पड़ता है। इतने सालों से वो बस एक सबूत की तलाश में था जिसकी मदद से गोमेज को जेल में बंद कर सके। दूसरी ओर वेंसडे क्रैकस्टोन के पुतले को देखकर मन ही मन कुछ सोच रही थी कि तभी उसे मोर्टिशिया कब्रिस्तान की तरफ जाती हुई दिखाई देती है। मोर्टिशिया के हाथ में एक गुलाब का फूल था। वो उस फूल को एक कब्र पर फेंक कर वहाँ से चली जाती है। वेंसडे छुपकर सब देख रही थी। मोर्टिशिया के जाने के बाद जब वो उस कब्र के पास पहुँचती है तो दंग रह जाती है। वो कब्र गैरेट गेट्स की थी। कुछ देर बाद नेवरमोर के सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स खाना खा रहे होते हैं। तब वेंसडे मोर्टिशिया से गैरेट गेट्स की कब्र पर फूल फेंकने के बारे में पूछती है। गोमेज मोर्टिशिया से कहता है कि उन्हें वेंसडे को वो बात बता देनी चाहिए। हालांकि मोर्टिशिया ये कहते हुए मना कर देती है कि वेंसडे उनकी बात पर कभी यकीन नहीं करेगी। तभी दरवाजे से शेरिफ नेवरमोर के अंदर आता है और गोमेज को गैरेट गेट्स के मर्डर के जुर्म में गिरफ्तार कर लेता है। मोर्टिशिया आंखों में आंसू लिए बस देखती रह जाती है। वेंसडे गोमेज से मिलने जेल में जाती है और इस जुर्म के पीछे की सच्चाई पूछती है। आखिरकार गोमेज वेंसडे को सच्चाई बताने के लिए राजी हो जाता है। गोमेज बताता है कि कई सालों पहले जब वो और मोर्टिशिया नेवरमोर में पढ़ते थे तब गैरेट गेट्स नाम का एक नॉर्मल लड़का मोर्टिशिया से एक तरफा मोहब्बत करने लगा था। कुछ दिनों बाद उसकी एक तरफा चाहत सनक में बदल गई और वो मोर्टिशिया को परेशान करने लगा। इस बात की मोर्टिशिया और गोमेज ने पुलिस से शिकायत भी की थी, लेकिन गैरेट के पिता शहर की एक बहुत बड़ी हस्ती था जो पुलिस को अपनी जेब में रखा करता था। इस वजह से किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। फिर एक दिन रेवन पार्टी की रात में जब मोर्टिशिया और गोमेज एक साथ थे तब अचानक वहाँ गैरेट आ धमका। उस दिन उसके सर पर खून सवार था। उसने वहीं रखी तलवार हाथ में ली और गोमेज को मारने आगे बढ़ा। मोर्टिशिया ने गोमेज को वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाने के लिए कहा। गोमेज भागने के लिए आगे तो बढ़ा लेकिन भाग नहीं पाया। दोनों में काफी हाथापाई हुई। गुस्से से पागल गैरेट गोमेज पर भारी पड़ रहा था। तभी मौका मिलते ही गोमेज तलवार को हाथ में पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो तलवार अपने हाथों में लेता है वो तलवार तेजी से उसी की तरफ आते गैरेट के दिल में जाकर धंस जाती है। गैरेट सीलिंग से नीचे की ओर सीधे प्रिंसिपल के कदमों में जा गिरता है। प्रिंसिपल ऊपर देखती है तो उसे ऊपर तलवार हाथ में लिए गोमेज नजर आता है। तो ये थी गैरेट गेट्स की मौत की कहानी। गैरेट की मौत बस एक एक्सीडेंट था। इसके बाद वेंसडे सीधे शेरिफ से जाकर मिलती है। वो शेरिफ को ये बात समझाने की कोशिश करती है कि उसके पिता निर्दोष हैं, लेकिन शेरिफ कहता है कि उसके पास गोमेज का हस्ताक्षर किया हुआ कागज है जिसमें उसने ये बात कबूल की थी कि उसने ही गैरेट को मारा है। इसके साथ ही उसके पास वो तलवार भी है जिससे खून हुआ था। वेंसडे शेरिफ को समझाने की कोशिश करती है कि उसे राक्षस के केस से दूर रखने के लिए उसके पिता को फंसाया जा रहा है। वो शेरिफ को इस बात पर गौर करने के लिए कहती है कि डॉक्टर की मौत भी तभी हुई जब उसके पिता गोमेज इस शहर में आए। वो शेरिफ से राक्षस और एक्सेवियर के डीएनए टेस्ट के बारे में पूछती है। शेरिफ का जवाब सुनकर वेंसडे को एक और झटका लगता है। वो डीएनए टेस्ट नेगेटिव आई थी। एक्सेवियर का डीएनए राक्षस के डीएनए से मैच नहीं हुआ था। फिर भी वेंसडे कहती है कि कोई है जो उसे इस केस से दूर रखने के लिए ये सब कर रहा है। अब शेरिफ परेशान हो गया था। वो गुस्से में वेंसडे से कहता है कि गोमेज सिर्फ गैरेट गेट्स की ही नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार की मौत का जिम्मेदार है। शेरिफ आगे बताता है कि गैरेट की मौत के बाद उसकी माँ ने खुदकुशी कर ली। बाप दारू के नशे में मर गया। यहाँ तक कि उसकी छोटी बहन भी नहीं बच पाई। वो अनाथ होकर जहाँ गई थी वहीं पर डूबने से उसकी मृत्यु हो गई। दूसरी ओर इनिड अपनी फैमिली के साथ पार्क में बैठी होती है। इनिड की माँ उसे एक लिफाफा देती है और उस दिन डांटने के लिए माफी मांगती है।
एनिड बड़ी खुशी से उस लिफाफे को खोलती है। उसके अंदर समर कैंप के टिकट्स होते हैं, लेकिन ये कोई मामूली समर कैंप नहीं था। इस कैंप में भेड़िया बनने की शिक्षा दी जाती है, वो भी काफी दर्दनाक तरीके से। एनिड की माँ कहती है कि उसे अगर आगे भी उनकी फैमिली में रहना है तो उसे वेयरवुल्फ बनना ही होगा, इसीलिए उसने वो टिकट्स लाए हैं। लेकिन एनिड इस जबरदस्ती से नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। वेंसडे का भाई पग्सली अकेला एक तालाब के किनारे उदास बैठा होता है। वेंसडे उसके पास जाकर बैठ जाती है। वेंसडे उसे कहती है कि गोमेज ने उसकी पसंदीदा चीज भेजी है। जब पग्सली बैग के अंदर हाथ डालता है तो वहाँ ग्रेनेड होता है। दरअसल पग्सली और वेंसडे ग्रेनेड का इस्तेमाल मछलियां पकड़ने के लिए करते थे। पग्सली ग्रेनेड को तालाब में फेंकता है और उसके फटते ही कई सारी मछलियों की लाशें सतह पर तैरने लगती हैं। पग्सली गोमेज के बारे में पूछता है। वेंसडे उसे बताती है कि गोमेज निर्दोष है और वो उसे कुछ नहीं होने देगी। वेंसडे पग्सली को मॉर्टिशिया कहाँ है ये पूछती है। पग्सली बताता है कि मॉर्टिशिया किसी से नहीं मिलना चाहती और वो किसी ऐसी जगह पर है जहां उसे कोई ढूंढ नहीं सकता। हालांकि वेंसडे समझ जाती है कि मॉर्टिशिया उसे कहाँ मिलेगी। वो मॉर्टिशिया से मिलने नाइटशेड्स क्लब की गुप्त लाइब्रेरी में जाती है। मॉर्टिशिया वहाँ वेंसडे को देखकर हैरान हो जाती है। उसे लगता है कि वेंसडे भी नाइटशेड्स क्लब की मेंबर है, पर वेंसडे उसे बताती है कि उसने इस क्लब को ज्वाइन करने से मना कर दिया था क्योंकि उसके मुताबिक ये एक बचकाना सोशल क्लब है। मॉर्टिशिया उसे बताती है कि उसके जमाने में यह क्लब कुछ और ही हुआ करता था। वे लोग इस क्लब के जरिए आउटकास्ट्स को नॉर्मल लोगों के भेदभाव और नुकसान से बचाते थे। वो आगे बताती है कि इस क्लब की शुरुआत वेंसडे के पिता के एक पूर्वज गुडी ने की थी। उसी ने जोसेफ क्रैकस्टोन का अंत किया था। वेंसडे गुडी को पहले से जानती थी। वो मॉर्टिशिया को बताती है कि उसने पिलग्रिम वर्ल्ड में गुडी की पेंटिंग देखी थी। मॉर्टिशिया जानती थी कि वेंसडे यहाँ क्यों आई है। वो वेंसडे से उसके मन में जितने भी सवाल हैं पूछने के लिए कहती है। वेंसडे मॉर्टिशिया से उस रात के बारे में पूछती है। मॉर्टिशिया उसे बताती है कि ये खून उसके पिता गोमेज ने नहीं किया था। उस दिन गैरेट ने आते ही गोमेज पर धावा बोल दिया था। उसके सिर पर खून सवार था। गैरेट उस दिन बहुत ज्यादा गुस्से में था। ऐसा लग रहा था जैसे वो आज गोमेज को मारे बगैर शांत नहीं होगा। मॉर्टिशिया कहती है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा गुस्सा पहले कभी नहीं देखा था। यहाँ तक कि बेकाबू हो चुके गैरेट के मुंह से झाग तक निकल रहा था। गोमेज को बचाने के लिए उस दिन मॉर्टिशिया ने तलवार हाथ में ले ली थी। वो सिर्फ गैरेट को रोकना चाहती थी, लेकिन अपने आपे से बाहर हो चुका गैरेट तेजी से उसकी तरफ आया और खुद ही तलवार के आर पार हो गया। जैसे ही मॉर्टिशिया तलवार गैरेट के पेट से निकालती है, वो अपना संतुलन खोकर नीचे प्रिंसिपल के सामने गिर जाता है। मॉर्टिशिया को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके हाथों से ये क्या हो गया, लेकिन गोमेज बड़ी बहादुरी से उस तलवार को अपने हाथ में लेता है और मॉर्टिशिया को वहां से जाने के लिए कहता है। जाते वक्त वो उस तलवार को उसी मेज पर रखने के लिए कहता है जहां वो पहले थी। मॉर्टिशिया को बचाने के लिए गोमेज ने गैरेट के खून का इल्जाम खुद पर ले लिया। उस पर लगा इल्जाम साबित नहीं हो सका, इसलिए वो छूट गया। वेंसडे ये सब बड़े ध्यान से सुन रही थी। गैरेट का पागलों की तरह गुस्सा और उसके मुंह से निकल रहे झाग की वजह से वो समझ जाती है कि गैरेट को किसी ने नाइटशेड्स का जहर दिया था। पता लगाने का एक ही तरीका था। वो और मॉर्टिशिया रात के अंधेरे में छुपकर गैरेट की कब्र खोदने जाते हैं। वेंसडे ने गैरेट की कब्र खोदी ही होती है कि तभी वहाँ एक हवलदार आती है और दोनों को जेल में बंद कर देती है। वेंसडे और मॉर्टिशिया दोनों को गोमेज के बगल की सेल में ही कैद किया जाता है। जब मॉर्टिशिया और गोमेज एक दूसरे से इतने वक्त दूर रहने की कसर पूरी कर रहे होते हैं, वेंसडे उन्हें रोकते हुए कहती है कि उसे वो सबूत मिल गया है जिसकी उन्हें तलाश थी। वेंसडे ने वहां से जाते वक्त गैरेट की उंगली तोड़कर अपने साथ रख ली थी। नाइटशेड्स के जहर की वजह से उसकी चमड़ी सलामत थी और उंगली का रंग भी नीला पड़ गया था। इसका मतलब गैरेट पहले से ही मरने वाला था। ये सबूत गोमेज को जेल से निर्दोष मुक्त करने के लिए काफी था। तभी जैसे ही वेंसडे उंगली वापस लेने के लिए उसे छूती है, उसे विजन दिखाई देता है। वो देखती है कि गैरेट के पिता गैरेट को नाइटशेड्स जहर की शीशी दे रहे हैं। गैरेट के पिता उसे इस जहर की मदद से सारे आउटकास्ट्स का खात्मा करने के लिए कहते हैं। उस रात गैरेट इसी मंसूबे से नेवरमोर में घुसा था, लेकिन गोमेज से लड़ते वक्त वो शीशी गैरेट की जेब में ही टूट जाती है और जहर उसके शरीर के अंदर चला जाता है। वेंसडे होश में आने के बाद ये सारी बातें मॉर्टिशिया और गोमेज को बताती है। इसके बाद वेंसडे और मॉर्टिशिया वो उंगली लेकर मेयर वॉकर के ऑफिस में पहुंचते हैं। मेयर वॉकर मेयर बनने से पहले शेरिफ की नौकरी करता था और गैरेट गेट्स के केस की तहकीकात भी उसी ने की थी। वेंसडे उससे कहती है कि वो ये बात पहले से ही जानता था कि गैरेट गेट्स तलवार से नहीं बल्कि नाइटशेड्स के जहर से मरा था और उसने ये बात जानबूझकर छुपाई थी। वॉकर उनकी बातें सुनकर सख्ते में आ जाता है। वो ये बात कबूल करता है कि गोमेज बेकसूर है। ये बात वो पहले से जानता था और उसने ये सब शहर में शांति बनाए रखने के लिए किया था। आगे वो बताता है कि दरअसल गेट्स फैमिली का ये दावा था कि नेवरमोर स्कूल की जमीन उनके पूर्वजों की थी, जो बाद में नेवरमोर ने उनसे छीन ली थी। इस बात का बदला लेने के लिए ही गैरेट गेट्स के पिता ने गैरेट को रेवन पार्टी की रात नेवरमोर भेजा था।
नशे की हालत में गैरेट के पिता ने वॉकर को ये सारी बातें बताई थी। वेंसडे उससे पूछती है उसने फॉरेंसिक डॉक्टर से झूठी रिपोर्ट क्यों बनवाई कि गैरेट की मौत तलवार से हुई थी। अपनी सफाई में वॉकर कहता है कि उसने ये सब शहर में शांति बनाए रखने के लिए किया था, क्योंकि अगर मुकदमा चलता तो जेरिको और नेवरमोर दोनों की इज्जत मिट्टी में मिल जाती। हालांकि मॉर्टिशिया उसका झूठ पकड़ लेती है। वो कहती है कि गैरेट ने उसे कई बार बताया था कि शेरिफ वॉकर उसके पिता की जेब में रहता है, और वॉकर भी इस केस के अगले ही साल शेरिफ से मेयर बना था। जाहिर सी बात है वॉकर ने इस केस को दबाने में गैरेट के पिता की मदद की, और बदले में गैरेट के पिता ने उसकी मेयर बनने में अपना भांडा फूटता देख मेयर उनसे पूछता है कि अब वो क्या चाहती हैं। वेंसडे कहती है कि उसके पिता गोमेज पर लगे सारे इल्जाम हटा दिए जाएं और साथ ही शेरिफ गोमेज से माफी भी मांगे। मेयर मान जाता है। मेयर के सामने मॉर्टिशिया ने दिखाई सूझबूझ से वेंसडे काफी इम्प्रेस हो गई थी, और इसके लिए वो मॉर्टिशिया की तारीफ भी करती है। मॉर्टिशिया वेंसडे से पूछती है कि उसे विजन दिखना कब से शुरू हुआ है। दरअसल मॉर्टिशिया खुद भी विजन देख सकती थी। वेंसडे उसे बताती है कि नेवरमोर आने के कुछ दिनों पहले से ही उसे विजन दिखाई दे रहे हैं। वो आगे उसे बताती है कि कभी कभी जब वो किसी चीज या इंसान को छूती है तो उसे उससे जुड़े भूतकाल या भविष्य की हिंसक झलकियां दिखाई देती हैं, लेकिन वो इसे कंट्रोल नहीं कर पाती। मॉर्टिशिया उसे बताती है कि इंसान को किस तरह के विजन दिखाई देंगे यह उसके मूल स्वभाव पर निर्भर करता है। मॉर्टिशिया खुद एक खुशमिजाज औरत है, इस वजह से उसे दिखने वाले विजन भी पॉजिटिव होते हैं। वहीं दूसरी ओर वेंसडे की प्रवृत्ति की तरह ही उसे हिंसक विजन नजर आते हैं। हिंसक विजन दिखाई देने वाले लोग काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं, लेकिन अगर वे इन शक्तियों को काबू नहीं कर पाए तो यही शक्तियां उन्हें पागल बना सकती हैं। पर बदकिस्मती से मॉर्टिशिया वेंसडे के इस मामले में कोई मदद नहीं कर सकती, क्योंकि इन शक्तियों को काबू में करना सिर्फ मरे हुए इंसान ही सिखा सकते हैं। वो वेंसडे को बताती है कि सही वक्त पर हमारा ही कोई पूर्वज हमें इन शक्तियों को काबू में करना सिखाता है। वेंसडे मॉर्टिशिया को बताती है कि गुडी ने उससे संपर्क किया था। यह सुनते ही मॉर्टिशिया वेंसडे को सावधान रहने के लिए कहती है। वो कहती है कि गुडी काफी शक्तिशाली थी, लेकिन उसके अंदर जो बदले की आग थी उससे वो खुद को भी नहीं बचा पाई। वेंसडे के पिता को जेल से रिहा कर दिया जाता है, साथ ही शेरिफ उससे माफी भी मांगता है। गोमेज भी उसे माफ कर देता है। कुछ वक्त बाद सभी पेरेंट्स अपने बच्चों से विदा लेते हैं। बियांका अपनी माँ से कहती है कि वो उसके नापाक इरादों में सिर्फ आखिरी बार उसकी मदद करेगी, लेकिन इसके बाद वो ना तो अपनी माँ से और ना ही उनके किसी गलत कामों से कोई वास्ता रखेगी। उसकी माँ इसके लिए राजी हो जाती है। मॉर्टिशिया और गोमेज भी अपनी बच्ची से विदा लेते हैं। जाने से पहले मॉर्टिशिया वेंसडे से कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हमेशा उसके साथ रहेगी। जाते वक्त वो वेंसडे के हाथ में ईयरबुक देती है जो उसने प्रिंसिपल से ली थी, और वहाँ से चली जाती है। ईयरबुक देखते देखते वेंसडे का ध्यान एक फोटो पर जाता है और वो तेजी से प्रिंसिपल के कैबिन की ओर भागती है। कैबिन में पहुंचने के बाद वो प्रिंसिपल से कहती है कि उस दिन जंगल में उसने सच में रोवन को मरते हुए देखा था, और बाद में जो रोवन आया वो आप थी। प्रिंसिपल इस बात से शुरू में तो मना करती है, लेकिन जैसे ही वेंसडे यही बात शेरिफ को जाकर बताने की बात करती है तो प्रिंसिपल उसे रुकने के लिए कहती है। दरअसल ईयरबुक देखते समय मॉर्टिशिया ने वेंसडे को बताया था कि प्रिंसिपल ने उसके स्कूल के दिनों में एनुअल फंक्शन में एक एक्ट्रेस की हूबहू नकल की थी, लेकिन प्रिंसिपल ने उस एक्ट्रेस की ना सिर्फ नकल की थी बल्कि उसने खुद को उस एक्ट्रेस के रूप में ही बदल दिया था। और यही प्रिंसिपल की शक्ति है। वो एक शेप शिफ्टर है जो किसी भी दूसरे इंसान का रूप ले सकती है। ईयरबुक में छपी एनुअल फंक्शन की फोटोज में प्रिंसिपल उस एक्ट्रेस का रूप धरकर परफॉर्म करते हुए दिख रही थी। यही फोटो देखकर वेंसडे को प्रिंसिपल के शेप शिफ्टर होने के बारे में पता चल गया था। प्रिंसिपल उसे बताती है कि उसने जो कुछ भी किया वो रोवन की भलाई के लिए ही किया था और रोवन के परिवार की सम्मति से ही किया था। दरअसल रोवन उसकी टेलीकिनेसिस की शक्ति की वजह से पागल हो गया था, और इसी वजह से उसने वेंसडे पर 2 बार हमला भी किया था। उसकी मौत की वजह से उन्हें बिना रोवन या नेवरमोर की इज्जत गवाए इस बात को संभालने का मौका मिल गया। आखिर में वो अपनी सफाई में कहती है कि ये सब उसने नेवरमोर और उसके बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए किया था। इन दोनों की बहस चल ही रही होती है कि तभी बाहर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। जब वे दोनों कैबिन से बाहर निकलकर देखते हैं तो जमीन पर आग की लपटों में कुछ अक्षर लिखे होते हैं। वहां लिखा होता है फायर विल रेन, यानी आग की बरसात होगी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। वेंसडे अपनी शक्तियां काबू में करना सीखती है या नहीं, आग की लपटों से लिखे उन शब्दों का आखिर क्या मतलब है, जानने के लिए देखना ना भूलें वेंसडे सीरीज का अगला भाग।